गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से बैठ जाइए आप लोग और अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। अभी जो आपके पास नोट्स है उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है। फटाफट से रजिस्टर निकाल लीजिए। लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया रेशियो एनालिसिस, और आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हो ही गया। तो फटाफट से आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर का नाम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर कितने घंटे का है? अभी तो स्टार्ट किया है, तो अभी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, हाँ। चैप्टर बड़ा है, ये भी चैप्टर बड़ा है, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है कैपिटल बजटिंग वो भी बड़ा है। करेक्ट। उसका अगला जो चैप्टर है कैश फ्लो फंड फ्लो, वो कंपनी अकाउंट्स में भी कवर्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पढ़ो तो भी ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में पढ़ो तो भी ठीक है। हाँ, एक जगह पढ़ना होता है, या पढ़ो या फिर कंपनी अकाउंट्स में पढ़ो। हाँ, वर्किंग कैपिटल मैनेज, ओके करेक्ट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? जस्ट हमने रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ा है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और उसमें से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस किया जाए, फटाफट से आप तैयारी कर लो भैया। हाँ, लिख लो। हाँ, बैठ जाइए आप। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को मैनेज करना, मतलब स्टॉक को मैनेज करना, डेटर को मैनेज करना, कैश को मैनेज करना, क्रेडिटर्स को मैनेज करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैनेज करना। इन सब का मैनेजमेंट होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सबसे पहले बात की जाए तो वो है स्टॉक मैनेजमेंट। अगर एक बिजनेस में स्टॉक जरूरत से ज्यादा है, मतलब ओवर स्टॉकिंग जिसको आप कह सकते हो, अगर ओवर स्टॉकिंग है तो बिजनेस में उसके कुछ ना कुछ आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। ओवर स्टॉकिंग का सबसे बड़ा नुकसान वेस्टेज, वेस्टेज हो सकता है। ओवर स्टॉकिंग का दूसरा बड़ा नुकसान लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जरूरत से ज्यादा स्टॉक मतलब जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो उससे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट का लॉस। तो ये कुछ नुकसान है जो ओवर स्टॉकिंग वजह से होते हैं। अंडर स्टॉकिंग वजह से भी नुकसान होते हैं। अगर आपने अंडर स्टॉकिंग की तो आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, प्रोडक्शन बंद हो सकता है, आपकी सेल्स कम हो जाएगी। सेल्स कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इट मीन्स आपका स्टॉक ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, इट शुड बी ऑप्टिमम। और ऑप्टिमम स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको स्टॉक का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हम इस चैप्टर में सीखेंगे स्टॉक मैनेजमेंट, जिससे कि स्टॉक ओवर स्टॉकिंग नहीं हो, अंडर स्टॉकिंग भी नहीं हो। दूसरा डेटर मैनेजमेंट। अगर आपने जरूरत से ज्यादा क्रेडिट सेल्स की तो उसके नुकसान है, बैड डेट्स होगा, इंटरेस्ट का लॉस होगा। अगर आपने जरूरत से कम सेल्स की तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी, सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ज्यादा क्रेडिट सेल्स और कम क्रेडिट सेल्स दोनों ही नुकसान वाली बात है। डेटर शुड बी ऑप्टिमम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेटर को मैनेज करना पड़ेगा। डेटर मैनेजमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। कैश मैनेजमेंट। अगर आपने जरूरत से ज्यादा कैश और बैंक बैलेंस रखा तो इसका मतलब है आप अपनी कैपिटल का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। अगर आपने जरूरत से कम कैश का बैलेंस रखा तो हो सकता है कि आप अपनी लाइबिलिटी का टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाओ, गुडविल का लॉस, गुडविल का लॉस अल्टीमेटली बिजनेस का लॉस, तो ये भी खराब है। इट मीन्स कैश बैलेंस शुड बी ऑप्टिमम, और ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैश को मैनेज करना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, मतलब हम इस चैप्टर में स्टॉक मैनेजमेंट,
डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये सब कुछ पढ़ने वाले। क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट करना है, टाइम से पहले भी नहीं, टाइम से लेट भी नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टाइम पे पेमेंट करना है। इन सब का मैनेजमेंट भी हमें करना होता है, और ये सब कुछ यहाँ थियोरी में दे रखा है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं दे रखा। तो हमें इस चैप्टर में स्टॉक मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट ये सब कुछ दे रखा है। और उससे भी पहले एक और टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना। एक बिजनेस के लिए हमें कितना पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल का, फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कितना पैसा चाहिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसको कैसे पता करते हैं, हम सबसे पहले वो ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप फटाफट से एक काम कीजिए, फटाफट से आप लोग चैप्टर का नाम तो आप लिख ही चुके हो, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ चलिए, सबसे पहले आप लिखिए फर्स्ट टॉपिक का नाम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए हमें इस चैप्टर में दो मेथड दे रखे हैं। एक मेथड है जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, और एक और मेथड हमें दे रखा है जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड। ये जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा पोर्शन है। मतलब ये खत्म हो गया, मतलब हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कर लिया। ये दोनों मेथड जैसे ही खत्म होंगे, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, मतलब आधा से ज़्यादा ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट टॉपिक ही सबसे बड़ा है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए दो मेथड दे रखे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट मेथड से, विच इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। आप लोग लिखिए ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ये कोई बाईसाइकिल नहीं है, ये कोई मोटरसाइकिल नहीं है, ये अलग टाइप की साइकिल है। ठीक है, हाँ। ऑपरेटिंग साइकिल में वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस मेथड में कैसे क्या करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सब कुछ आपने परचेज कर लिया। अब आपको पैसे क्यों चाहिए, अब आपको पैसे चाहिए एक्सपेंडिचर करने के लिए। क्या, एक्सपेंडिचर करने के लिए। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, पहले आपको एक्सपेंडिचर करना होता है, बाद में रिसिप्ट होती है। आप एक्सपेंडिचर करोगे, पहले आप खर्चा करोगे, फिर आपके पास पैसे आएंगे। ऐसे नहीं होता कि पहले पैसे आते हैं और बाद में खर्चा करना है। जैसे क्या होता है, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, फिर उस फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचोगे, और फिर आपके पास पैसे आएंगे, है ना। ऐसे होता है। ऐसे तो नहीं होता कि पहले पैसे आ गए, जो जिसको माल आप बेचोगे वो पहले ही पैसे देके जा रहा है, फिर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको फिर बाद में बेच रहे हो। ऐसा तो नहीं होता, पहले हमें खर्चा करना होता है और बाद में पैसे आते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि पहले पैसे आ गए और बाद में खर्चा करना है, तो आपको पैसे चाहिए ही नहीं, जो पैसे आए हैं उसी में से खर्च कर दो। आपको वर्किंग कैपिटल के लिए फिर इस सिचुएशन में पैसे की जरूरत ही नहीं है, अगर पहले पैसे आए और बाद में खर्च करना हो। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, उसमें क्या होता है, रिसिप्ट, जैसे स्टूडेंट एडमिशन लेता है पहले ही रिसिप्ट आ जाती है, रिसिप्ट पहले आती है, खर्चा बाद में होता है। तो इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। एक स्कूल है, उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है वो फीस जमा करा देता है, और उसी फीस में से स्कूल वाले क्या करते हैं, सारा खर्चा कर देते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना है, टीचर्स को पेमेंट करना है, सारा खर्चा उस फीस में से हो जाता है। बट अगर ऐसा होता, मान लो कि साल भर तक बच्चा फीस नहीं देगा, साल भर तक स्कूल खर्चा पे करेगी, और जब साल एंड हो जाएगा तब जाके एक साथ बच्चा स्कूल की फीस जमा कराएगा साल भर की, तो फिर
स्कूल को भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खर्चा कहाँ से करेंगे, पैसे तो सबसे लास्ट में आएंगे। बट स्कूल में क्या होता है, पहले पैसे आ जाते हैं, फिर उसमें से खर्चा होना स्टार्ट होता है, तो उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिजनेस में पहले खर्चा करना होता है, रिसिप्ट बाद में होती है, तो आपको खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। अब क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं इस मेथड में, उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। चलिए देखो, बिजनेस में सबसे पहला जो स्टेप है वो होती है कैश। कैश से स्टार्ट होता है। कैश से परचेज किया जाता है रॉ मटेरियल। कैश से परचेज किया जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बेचने से ये हो जाते हैं डेटर्स, और डेटर्स से हमें कलेक्शन हो जाता है। मतलब सबसे पहले कैश, उस कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से डेटर, और डेटर से वापस कैश। कैश से स्टार्ट किया था, कैश पे जाके खत्म हो गया, है ना। और ये साइकिल, ये जो बनाई है साइकिल, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, और इस साइकिल का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। इस साइकिल को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखो, बिजनेस में एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं स्टोर। स्टोर। एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री। और एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस। हमारे पास होती है सबसे पहले कैश। उस कैश से हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को ले जाकर कहाँ रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, ठीक है। स्टोर में से रॉ मटेरियल को धीरे धीरे हम ले जाते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में क्या होता है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब तक रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हम उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। कार्य प्रगति पर है, जरा धीरे चलिए। अच्छा, कृपया धीरे चलिए, हाँ ठीक है, कृपया धीरे चलिए, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, हम उसको ले जाकर रख देते हैं वेयर हाउस में। फिर हम वहां से उसको बेच देते हैं डेटर्स, और डेटर से वापस आ जाती है हमारे पास कैश। सबसे पहले कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से डेटर, और डेटर से वापस आ जाती है कैश, ठीक है। हर स्टेप, ये टोटल 4 स्टेप है। देखो, एक तो यहाँ पर स्टोर में, फिर उसके बाद में डब्ल्यूआईपी में, फिर उसके बाद में फिनिश गुड्स में, और उसके बाद में डेटर। हर स्टेप में टाइम लगता है। जैसे मान लो हमने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको ले जाकर स्टोर में रख दिया, उसके बाद उस रॉ मटेरियल को हम फैक्ट्री में लेकर गए। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेकर गए, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन। क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल खरीदा, और हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। कुछ टाइम यहाँ पर रॉ मटेरियल पड़ा रहता है। रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल परचेज किया और रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो यहाँ का टाइम है, स्टोर का टाइम है। मतलब वो रॉ मटेरियल स्टोर में कुछ टाइम के लिए पड़ा रहता है। फिर वो जाता है फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो गया, मतलब वो फैक्ट्री में आ गया, और वो फिनिश गुड्स बना। इन दोनों के बीच में टाइम यहाँ रहता है फैक्ट्री में, डब्ल्यूआईपी, इसको कहते हैं डब्ल्यूआईपी का टाइम, प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है वो। फिर वो जाता है फिनिश गुड्स में, और यहाँ से फिर हम उसको बेच देते हैं। फिनिश गुड्स बना, वेयर हाउस में आ गया, और वहाँ से वो बिक गया। इन दोनों के बीच में वेयर हाउस में टाइम रहता है, और उसके बाद में वो चला जाता है डेटर के पास।
डेटर को माल बेचा और डेटर ने पैसे दिए, इन दोनों के बीच में टाइम लगता है। तो हर स्टेप में टाइम लगता है। ये जो रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, इन दोनों के बीच का जो टाइम है, इसको कहते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल को खरीदा और रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया, इन दोनों के बीच में जो ऑन एन एवरेज टाइम होता है, उसको कहते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया और वो फिनिश गुड्स बना, इन दोनों के बीच का जो टाइम है, उसको कहते हैं WIP होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड। फिनिश गुड्स बना और फिनिश गुड्स बेचा, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसको कहते हैं फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। और फिनिश गुड्स को बेचा और फिनिश गुड्स डेटर से कलेक्शन हुआ, डेटर कलेक्शन, डेटर से कलेक्शन हो गया। आपने फिनिश गुड्स बेच दिया और आपके पास डेटर से पैसे आ गए। मतलब आपने कैश से सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, उसको स्टोर में ले जाके रखा, कुछ टाइम तक वो स्टोर में रहा, फिर वो चला गया फैक्ट्री में, कुछ टाइम फैक्ट्री में लगा, फिर वो चला गया फिनिश गुड्स में वेयर हाउस में, कुछ टाइम वेयर हाउस में लगा, फिर वो चला गया डेटर के पास, डेटर से कुछ टाइम में हमें पेमेंट आ गया। 4 जगह टाइम लगता है। अगर इन चारों टाइम पीरियड को ऐड कर दें तो हमें एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा वो पता चल जाएगा। ये जो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है, इसको शॉर्ट में कहते हैं R। ये जो WIP होल्डिंग पीरियड है, इसको शॉर्ट में कहते हैं W। ये जो फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड है, इसको शॉर्ट में कहते हैं F। और जो डेटर के पास टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं D। तो एक साइकिल को पूरा होने में जितना टाइम लगता है, हम उसको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब है एक साइकिल को पूरा होने में जो टाइम लगता है, कैश से स्टार्ट और वापस कैश पे जाके खत्म। तो कैश से स्टार्ट होकर कैश में खत्म होने में कितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए, एक साइकिल के टाइम पीरियड को पता करने के लिए हमें R प्लस W प्लस F और प्लस D, इन चारों टाइम पीरियड को ऐड करना पड़ेगा। मतलब पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना होता है, उसके बाद WIP में कितना टाइम लगता है, फिर फिनिश गुड्स का स्टोरेज कितने टाइम के लिए होता है, और उसके बाद डेटर्स कितना टाइम में पेमेंट करता है। अगर मैं इन चारों टाइम पीरियड को ऐड कर दूं तो मुझे एक साइकिल का टाइम पीरियड मिल जाएगा। उसमें से हमें इन चारों को ऐड करके इसमें से हमें लेस करना होता है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। हमें इसमें से क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड माइनस करना होता है। क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड माइनस क्यों करना होता है? देखिए, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड माइनस इसलिए करना होता है कि जब हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, तो हमने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा था, मान लीजिए वो आपको 10 दिन का उधार देता है। तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, मगर क्या आपने पैसे दिए? नहीं। आप पैसे कब दोगे? आप पैसे दोगे 10 दिन के बाद, क्योंकि क्रेडिटर आपको 10 दिन का उधार दे रहा है। तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा मगर पैसे नहीं गए। पैसे कब जाएंगे? पैसे जाएंगे 10 दिन के बाद। इसका मतलब ये साइकिल स्टार्ट कब होती है? जब आपके पास से पैसे जाएंगे। तो खरीदते ही साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, खरीदने के 10 दिन बाद साइकिल स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि आपने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा उसको पेमेंट 10 दिन के बाद किया, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल इतने दिन लेट से स्टार्ट हुई, खरीदते स्टार्ट नहीं हुई, खरीदने के बाद जब हमने पेमेंट किया तब से साइकिल स्टार्ट हुई। तो हमें इसमें से क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो एक साइकिल का अगर आपको टाइम पता करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C, इससे आपको एक साइकिल का टाइम पीरियड मिल जाएगा। मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 20 दिन का है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया, ऑन एन एवरेज रॉ मटेरियल 20 दिन हम स्टोर करते हैं। WIP का होल्डिंग पीरियड मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में मान लेते हैं 10 दिन का टाइम लगता है। फिनिश गुड्स बना और फिनिश गुड्स बेचा, ऑन एन एवरेज उसमें 30 डेज का टाइम लगता है। डेटर को माल बेचा और उसने पेमेंट किया, तो डेटर मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 40 दिन बाद पेमेंट करता है। और क्रेडिटर से हमें 10 दिन की उधारी मिलती है। तो इसका मतलब है एक साइकिल को पूरा होने में 90 डेज का टाइम लगता है।
एक साइकिल को पूरा होने में 90 दिन का टाइम लगता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? आज अगर मैं खर्च करना स्टार्ट करूं तो मुझे 90 डेज तक खर्च करना है, 90 दिन तक खर्च करना है। 90 दिन बाद मुझे वो पैसे वापस मिल जाएंगे। जो भी मैंने खर्चा किया था 90 दिन बाद वापस मिल जाएंगे, बल्कि ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा मतलब प्रॉफिट। तो मैं 90 दिन जितना भी खर्चा करूंगा, 90 डेज तक मुझे खर्च करना है, 90 दिन बाद वो पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। इट मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 90 डेज। मेरी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 90 डेज के एक्सपेंडिचर के बराबर है। जैसे मान लीजिए आपका एक साल का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस पर एनम, आपके एक साल के एक्सपेंसेस जिसमें सारा खर्चा, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सारे मिलकर मान लेते हैं हमारा एक साल का एक्सपेंडिचर है 72 लाख। एक साल का एक्सपेंडिचर है 72 लाख। और मान लीजिए कि एक साल में 360 दिन होते हैं। हमने एज्यूम किया कि 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। तो आपका एक दिन का खर्चा कितना हुआ? 1 डे एक्सपेंसेस 72 लाख आपका एक साल का खर्चा है, डिवाइडेड बाय 360 दिन। तो आप इसमें जब डिवाइड करोगे 72 लाख में 360 का, तो आपका एक दिन का एक्सपेंडिचर आएगा 20,000 रुपये। एक दिन का खर्चा कितना हुआ? 20,000। अब आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 20,000 आपका एक दिन का खर्चा है, मल्टीप्लाई बाय आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 90 दिन। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 90, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 18 लाख। 18 लाख रुपए आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हाँ देखो, आज आप कहीं घूमने जाते हो बाहर, मान लो आप 5-7 दिन के लिए फैमिली के साथ में घूमने जा रहे हो। आप लोगों ने एक एस्टिमेट किया कि करीब करीब 40,000 रुपये खर्च होंगे। तो क्या हम साथ में 40,000 रुपये लेके जाते हैं? नहीं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाते हैं कि भाई 40,000 रुपये तो हमने खर्चा एस्टिमेट किया, बट मान लो थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो हम साथ में 45-50,000 रुपये, 50,000 रुपये लेके जाते हैं कि 40,000 तो हमने सोचा ही है, फिर भी 10,000 एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, 50,000 लेके जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। हमने वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट किया 18 लाख, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत और प्रोविजन इसमें ऐड कर देते हैं। कैसा करते हैं? इसमें 2 लाख रुपए प्रोविजन के और ऐड कर देते हैं, तो हम वर्किंग कैपिटल के लिए 20 लाख रुपए अरेंज कर लेते हैं। ये जो प्रोविजन जोड़ा है 2 लाख रुपए, ये हमें तभी जोड़ना है जब हमें क्वेश्चन ऐसा करने को कहे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमारे हिसाब से आंसर ये आ जाएगा 18 लाख। मतलब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमने यहाँ कैलकुलेट की 90 डेज, तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना है। फिर आपको क्या करना है? एक साल का एक्सपेंडिचर पता करना है कि हमारा एक साल का एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो निकाल लो। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस है उसमें डेप्रीसिएशन नहीं लेंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन के लिए आपको कैश नहीं चाहिए। आपको केवल वो एक्सपेंडिचर जिनका पेमेंट होता है उसी के लिए कैश चाहिए, डेप्रीसिएशन के लिए कैश नहीं चाहिए। तो ये जो एक्सपेंडिचर आप कैलकुलेट करोगे वो विदाउट डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो विदाउट डेप्रीसिएशन आपका टोटल खर्चा कितना होता है वो निकालो। फिर आप एक दिन का खर्चा निकालो और एक दिन के खर्चे को मल्टीप्लाई करो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। रिजल्ट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन दे रखा हो तो जोड़ दो, नहीं दे रखा हो तो जो आपने कैलकुलेट किया वही आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का आंसर हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या पता करना है? एक तो हमें पता करना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को, एक हमें पता करना है टोटल कॉस्ट को। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, आप लिखिए। अब आप बिल्कुल लिखते जाइए जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लिखिए। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1, पहला कदम आज़ादी की ओर, नहीं, पहला कदम पास होने की ओर, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप आता है आपको एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? कॉस्ट स्टेटमेंट। आपको एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। मैं आपको बिल्कुल पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है, और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप क्या, 3 स्टेप में अपना पूरा
आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप आपको क्या करना है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। थोड़ा बहुत ये कॉस्ट स्टेटमेंट हम जो कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाते हैं थोड़ा बहुत वैसा है, कंप्लीटली पूरी तरह से वैसा नहीं है बट थोड़ा बहुत वैसे ही है। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज को और इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड या फिर उसको कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे। ये तीन एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप ऐड करोगे, बिल्कुल आपको ये नोट करना है। ये मैं अब आपको जो बता रहा हूं ये नोट करना है पूरा कॉस्ट स्टेटमेंट। लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए, बिल्कुल आप इसको नोट करोगे। लिखिए। हाँ, इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जो जो दे रखा है वो सब करना है। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और इसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। जो रिजल्ट आएगा हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट स्टेटमेंट आपको सबसे पहले बनाना है। कब नहीं बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब नहीं बनाना है। ठीक है, ये कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट। फिर आता है दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को पता करना। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आर, डब्ल्यू, एफ, डी और सी आते हैं। तो सबसे पहले आर। आर का मतलब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 365। ये आपको मिल जाएगा आर। आर ये सब जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना वो मैं रेशियो के फॉर्मूले लिख रहा हूँ। रेशियो में ही वो आपने पढ़ा हो ना, स्टॉक वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी, यही है सब कुछ। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड। डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 365।
वहां पे पहले टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, टर्नओवर रेशियो निकाल के फिर होल्डिंग पीरियड निकालते हैं। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ, एफ रेशियो में पहले टर्नओवर रेशियो निकालते हो, टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद होल्डिंग पीरियड निकालते हो। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। ये हो गया हमारा एफ। फिर आता है डी। डी का मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, डी। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर, नहीं एवरेज रिसीवेबल्स नहीं, यहाँ एवरेज डेटर ही होगा। एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। और इसमें से हमें माइनस करना है सी, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला है एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। ये आपको माइनस करना है तो आपको मिल जाएगी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपके पास आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। फिर आपको लेना है तीसरा स्टेप, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट पर एनम। आपने जो टोटल कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट की उसमें 365 का डिवाइड करोगे तो एक दिन का खर्चा आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करोगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। 360 डेज नहीं लेना है, 365 लेना है। हाँ, क्वेश्चन ने एजम्पशन ले रखी है तो 360 डेज तो ठीक है, अदरवाइज 365 डेज। ठीक है, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। मतलब ये कहता है पहले खर्चा करना पड़ेगा फिर बाद में पैसे आएंगे। तो खर्चा करने के लिए तो पैसे चाहिए, तो खर्चा करोगे बाद रिसिप्ट होगी, तो वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए खर्चा करने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन पे सीधा। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए आप तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, the following information is provided by the DPS Limited for the year ending 31st March 2013. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का मतलब होता है आर दे रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड मतलब डब्ल्यू दे रखा है। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड मतलब एफ दे रखा है। डेटर कलेक्शन पीरियड मतलब डी दे रखा है। और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड मतलब सी दे रखा है। आर डब्ल्यू एफ डी सी, मतलब जो सेकंड स्टेप होता है वो यहाँ सीधा ही दे रखा है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 21 लाख, जिसमें 2,10,000 का डेप्रीसिएशन है, तो आपको टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है, तो ये तो आपको ना तो पहला स्टेप लेना है ना दूसरा स्टेप, सब कुछ तो दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ए पॉइंट को सॉल्व करना है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। आर आपका दे रखा है 55, डब्ल्यू है 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 60 इक्वल्स टू 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 60 इक्वल्स टू 80 डेज। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू 80 डेज। फिर सेकंड, नंबर ऑफ
ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, एक साल में ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, एक साल में 360 डेज और एक साइकिल को पूरा होने में 80 डेज, तो 360 डिवाइडेड बाय 80, 4.5 साइकिल, 4.5 साइकिल। सी पॉइंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैश कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। टोटल कैश कॉस्ट आपको पता है, यहाँ दे देखो टोटल कॉस्ट दे रखी है जिसमें डेप्रीसिएशन शामिल है, तो 21 लाख में से आप माइनस करोगे 2,10,000, डेप्रीसिएशन में तो आपको पैसा नहीं चाहिए ना, 2 10 माइनस करोगे तो ये होगा 18,90,000, 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है आपका 80, 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल्स टू रुपीज 4,20,000। इट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में दे रखा है द कंपनी इज ए मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, based on the market research it is planning to discontinue sales on credit and deliver product based on prepayment, thereby it can reduce its working capital requirement। मतलब कंपनी चाहती है क्रेडिट सेल्स को बंद कर दे, केवल कैश में सेल्स करेंगे, तो जो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है वो 0 हो जाएगा, तो इससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाएगी ये बताना है। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं रिवाइज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अभी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है 80, इसमें डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना है 45, वो पूरा 0 हो जाएगा, तो 80 माइनस 45 मतलब आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 35 दिन की हो जाएगी। तो रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी टोटल कैश कॉस्ट पर एनम 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 35, 35 दिन हो जाएगा ना, 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 35, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ओनली रुपीज 183,750, जबकि पहले कितनी थी 4,20,000, तो कितनी कम हो गई, डिक्रीज इन requirement of working capital, decrease in requirement of working capital equals to, पहले 4,20,000 थी, अब केवल 183,750 है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी डिक्रीज हो गई 2,36,250 रुपीज से कम हो गई, 2,36,250 रुपए से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर डी का सॉल्यूशन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, इजी था, मतलब सब कुछ तो दिया हुआ था, RWFDC टोटल कॉस्ट सब कुछ डिटेल दे रखी थी, केवल और केवल अप्लाई जो था वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना भी बहुत आसान था, और वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी भी बहुत आसान थी। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जिंदगी कुछ की कुछ और हो जाए, नहीं ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ आप लोग तो ऐसे ही सोचोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपको दे रखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बीटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इज गिवन बिलो। आपको ट्रेडिंग P&L दे रखा है, उसमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, GP सब कुछ दिया हुआ है, ट्रेडिंग P&L बना हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं जिससे एवरेज डेटर निकल जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखे हैं। आपको वर्किंग कैपिटल
कैलकुलेट करना है बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। अब आपको पूरे स्टेप लेने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, पहला नंबर स्टेप, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। पहले जरूरत नहीं थी, बट अब कुछ भी डिटेल नहीं दे रखी है तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और फिर तीसरे स्टेप से हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर पाएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, इसमें सबसे पहले बनाना है हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट, एक ही बात है। यहाँ हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना है, 1,80,000 प्लस परचेज आपको दे रखे 11 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इट इज 2 लाख। तो 10,80,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 10,80,000, 10,80,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। फिर दूसरा आता है वेजेज। वेजेज दे रखा है 3 लाख, वेजेज 3 लाख। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कहो चाहे इसको फैक्ट्री ओवरहेड कहो, एक ही बात है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख। इन तीनों की टोटल 15,80,000, 15,80,000। इसमें हमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस लेस होगा। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस हमारा है 60,000, क्लोजिंग है 1 लाख। 60,000 ऐड, 60,000 ऐड और 1 लाख लेस, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज 15,40,000, 15,40,000। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 260, क्लोजिंग दे रखा है 3 लाख। 260 को ऐड करेंगे और 3 लाख को लेस करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट इज 15 लाख, 15 लाख रुपए। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को और ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस को, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट, इसमें डेप्रीसिएशन है भी नहीं। डेप्रीसिएशन के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। 175 और 175 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और 75,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, टोटल 17,50,000 इट इज टोटल कॉस्ट। और ये आपका पहला स्टेप हो गया, कॉस्ट स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर दिया, करेक्ट। फिर हम लेते हैं दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, और वो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में सबसे पहले आर मतलब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360, यहाँ 360 दे रखा है,
तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का एवरेज, एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग 180, क्लोजिंग 2 लाख, एवरेज हो गया 190। 190 डिवाइडेड बाय 1080, 1,90,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कॉस्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले निकाला 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360। 1,90,000 डिवाइडेड बाय 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 63.33 डेज। 63.33 डेज बिल्कुल आपको पॉइंट में लिखना है। फिर WIP होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज स्टॉक WIP का ओपनिंग स्टॉक है 60, क्लोजिंग है 1 लाख, एवरेज हो गया 80,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,40,000। कॉस्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,40,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 15,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360। 80,000 divided by 15,40,000 multiplied by 360, it is 18.70 days। फिर finished goods storage period, finished goods storage period equals to average stock finished goods divided by cost of goods sold multiply by 360। एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 260, क्लोजिंग है 3 लाख, एवरेज हो गया 280 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। 2,80,000 divided by 15 lakh multiply by 360 equals to 67.20 days। फिर debtor collection period, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं, 150 और 2 लाख, एवरेज हो गया 175। क्रेडिट सेल्स पूरी सेल्स क्रेडिट ये 20 लाख, तो 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। 1,75,000 divided by 20 lakh multiply by 360, 31.5 days। यहाँ तक ऐड करेंगे और फिर इसमें से लेस करेंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग हमें दे रखा है 2 लाख और 240, एवरेज हो गया 220 डिवाइडेड बाय 11 लाख। 220 डिवाइडेड बाय 11 लाख multiply by 360। 220 divided by 11 lakh multiply by 360, 72 days। तो आपको एक साइकिल का टाइम पीरियड मिल जाएगा 63.33 प्लस 18.70 प्लस 67.2 प्लस 31.5 minus 72, it is 108.73 days।
108.73 days इट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और अब आता है तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू टोटल कैश कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। टोटल कैश कॉस्ट, टोटल आपकी जो कॉस्ट है वो है 17,50,000, ये कैश कॉस्ट ही है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है नहीं। तो 17,50,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 108.73, 17,50,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 108.73 इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल 5,28,549, मतलब करीब करीब 5,28,550 भी कर सकते हो। 1 रुपये क्या फर्क पड़ेगा, 550 करता, 528,550 इट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रोविजन नहीं बनाना है। कोई प्रोविजन के बारे में दे रखा होता तो प्रोविजन बनाते, अदरवाइज नहीं बनाना है। ठीक है, बिल्कुल। आप लोग इसके बाद में देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सीएमए जून 2017 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में केवल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ही पता करना है, वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ नहीं। देखो यहां दे रखा है, फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच ऑफ द 2 ईयर, एज्यूम 360 डेज। मतलब ये दो अलग अलग साल है, दोनों के लिए हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है। मतलब ईयर 1 के लिए अलग कैलकुलेट करना है, ईयर 2 के लिए अलग कैलकुलेट करना है। ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ये ईयर 1 अलग है, ईयर 2 अलग है। हमें इनका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पता करना है। क्या क्या दे रखा है, रॉ मेटेरियल का स्टॉक। अच्छा, अब रॉ मेटेरियल का स्टॉक ईयर 1 का एक दे रखा है, ईयर 2 का भी एक दे रखा है। तो ये जो 20,000 है ये ईयर 1 का एवरेज है, और ये जो 27,000 है ये ईयर 2 का एवरेज है। मतलब अगर आपको एक स्टॉक दिया हुआ है तो वो एवरेज है। सेम इसी तरह से WIP का स्टॉक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एवरेज, और फिनिश गुड्स का स्टॉक फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए एवरेज। ये ओपनिंग क्लोजिंग ईयर नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। परचेज ये फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सेल्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, डेटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एवरेज, और क्रेडिटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ठीक है, हमें RWFDC पता करना है और उससे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो आप लिखिए स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है। ईयर 1 के लिए अलग और ईयर 2 के लिए अलग। सबसे पहले आर, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इट इज एवरेज स्टॉक of raw material divided by raw material consumed multiply by 360। अच्छा, फर्स्ट ईयर एवरेज स्टॉक कितना है, 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय, देखो कंज्यूम कैसा आता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, बट अब ओपनिंग भी नहीं है क्लोजिंग भी नहीं है, तो हम परचेज को ही कंज्यूम मान लेंगे। ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। 96,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 20,000
डिवाइडेड बाय 96,000 मल्टीप्लाई बाय 360, 75। सेकेंड ईयर एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल का 27,000 डिवाइडेड बाय परचेज कोई कंज्यूम मान लेंगे 135 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 72। फिर WIP होल्डिंग पीरियड, फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 360। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो अब आप समझना। देखो अभी हमने कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया था ना लास्ट क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आता है मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस सब जोड़ने के बाद, ओपनिंग क्लोजिंग करने के बाद यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। अब अपने पास इतनी डिटेल तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, मगर हमारे पास में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये डिटेल है? ये भी नहीं है। तो ओपनिंग तो ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है, तब जाके हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये एडजस्टमेंट करोगे तो ना तो हमारे पास ये डिटेल है ना तो ये डिटेल है, एक ऐड हो रहा है एक लेस हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं दे रखी है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में बहुत मिनिमम डिटेल है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने की डिटेल है ही नहीं। तो ये जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ना, वो सब लास्ट में जाके हम लिखेंगे कि ये हमने एजम्पशन मानी है। हाँ, ये रॉ मटेरियल का नहीं, WIP का। करेक्ट यू आर, WIP। तो एवरेज स्टॉक WIP का हो जाएगा 14,000, ये लीजिए 14,000 फर्स्ट ईयर में, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे क्योंकि और कोई डिटेल नहीं है, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल टू 36 डेज। सेकेंड ईयर में 18,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल टू 36 डेज। W के बाद में F फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड F। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स का फर्स्ट ईयर एवरेज स्टॉक है 21,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू कितना, 54। अभी देखते हैं, 21,000 डिवाइड बाय 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360, 54। फिर सेकेंड ईयर आपका एवरेज स्टॉक आता है 24,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल टू 48। डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360, 48। फिर डी का फॉर्मूला, डी का मतलब होता है डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। डेटर हमें दे रखे 32,000
डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, पूरी सेल्स को क्रेडिट ही मानेंगे, कुछ नहीं दे रखा, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 360, 72, 72। फिर सेकेंड ईयर 50,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल टू डेज। अब इसके बाद में यहां से माइनस करेंगे सी, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज क्रेडिटर है 16,000 और परचेज है आपकी 96,000, 16,000 डिवाइडेड बाय 96,000 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये हो गए 60 डेज। सेकेंड ईयर 18,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000, 18,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 48। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर 75 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 माइनस 60, 177 डेज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डेज में। सेकेंड ईयर में 72 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 90 माइनस 48, 198 डेज, 198 डेज। तो ये हमारा एंड हो गया तीसरा क्वेश्चन, और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का भी एंड हो गया। ठीक है, हाँ, अब आप ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट में दे रखे हैं वो साथ साथ में आप भली कर सकते हो, मतलब जैसे जैसे एक एक टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे आप साथ साथ में क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। हाँ, ओके, लिख लिया आप लोगों ने, चलो गुड। तो ये आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक मेथड तो आज हमने कंप्लीट कर लिया, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, और अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा मेथड विच इज़ ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर। करेक्ट।